हे दोस्तों, आपके डिमांड पे आपका प्यारा से चैप्टर गुरुत्वाकर्षण आ गया है बहुत ही बेसब्री से इंतजार के बाद। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हमारे क्लास 9 के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, और ये बहुत ही अनोखा चैप्टर है। कहा जाता है कि बच्चे के ना माथा के ऊपर से निकलता है चैप्टर। अबे पकड़ के लाएंगे इस चैप्टर को, उतने ही मजे से पढ़ेंगे जितना मजा से हम लोगों ने बल को पढ़ा था। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण है क्या एक्चुअल में। गुरुत्वाकर्षण हालांकि पढ़ना तो है ही, जैसा कि आप जानते होंगे कि दुनिया में कोई भी चीज ऊपर से गिरता है तो नीचे आके चिपक जाती है पृथ्वी में। जानते होंगे आप लोग, देखते भी हैं रोज कि हम ऊपर भी जंप करते हैं तो वापसी पृथ्वी पे आके गिर जाते हैं। और आप ये भी जानते होंगे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। आप ये भी जानते होंगे साथ ही साथ कि दुनिया में जितना भी वस्तु है एक दूसरे को खींच के रखा हुआ है। आप ये भी जानते होंगे कि आप यहाँ से बैठे बैठे चंद्रमा को अपने में खींच के रखे हैं। बोले सर ये तो नहीं जानते थे, लेकिन इन चैप्टर में उन सभी सवालों के जवाब को देखने वाले हैं कि आखिर क्यों, कौन है ये गुरुत्वाकर्षण बल, क्यों खींच के रखता है, हमें पृथ्वी में चिपका के रखता है। तो इन्हीं सब सवाल के जवाब के लिए आपके ही डिमांड पे बहुत ही अनोखा सा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों, आपने यदि इससे पहले बल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में झांक लें और बल तथा गति के नियम को आप कंप्लीट कर लें, तो ये चैप्टर पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले समझेंगे चैप्टर गुरुत्वाकर्षण जो होता है एक्चुअल में, ये गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण है क्या, कहाँ से आया था। हुआ क्या था कि एक बार जो हमारे फिजिक्स में हिस्ट्री लिखा हुआ रहता है कि न्यूटन साहब, एक बार न्यूटन को तो जानते होंगे आप लोग, हैं गति वाले चैप्टर में भी इनका जिक्र आया था। हालांकि हम लोग न्यूटोनिक फिजिक्स पढ़ते हैं अभी 9 से 10 11 तक में, है ना। तो हमको बताया गया था कि देखिए न्यूटन बाबा ने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, पढ़ रहे, तभी पता चलता है कि उनके माथे पे भट से सेब गिरता है। तो उनको लगता है ये क्यों गिरा मेरे सर पे। तो फिर परहाप्स वो कुछ कर रहे थे और उनको लगा कि मैं डिस्टर्ब हो गया यार, मैं कुछ पढ़ रहा था, ये सिर्फ मेरे सर पे ही क्यों गिरा, ऊपर से ये नीचे ही क्यों गिरा, ये उधर चला जाता, ऊपर चला जाता। तब इस पे बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ। लगभग 3 वैज्ञानिकों ने मिलके इस गुरुत्वाकर्षण की गुत्थी को निपटाया। लेकिन हाँ, योगदान न्यूटन का ज़्यादा था, इसीलिए हम लोग इनमें न्यूटन जी का ज़्यादा योगदान मानते हैं और कह देते हैं गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन साहब ने किया था। इन पे परफेक्ट थ्योरी इन पे बनाया था, तब आज गुरुत्वाकर्षण को इतना आसानी से समझ पा रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। देखिए, जब भी दुनिया में कोई भी दो वजन होगा ना, द्रव्यमान होगा ना, एक दूसरे को वो खींचेगा, हमेशा चिपकना चाहेगा। बोले सर ऐसा कहाँ होता है, कहाँ हम बगल में एक रखा हुआ है, मेरे बगल में एक छोटा सा गिलास, हम कहाँ उसमें चिपक जा रहे हैं। गिलास में भी थोड़ा वजन है, हमरे में भी वजन है, दोनों चिपक जाना चाहिए। कहाँ चिपक रहे हैं सर, बताइए तो आप ही। तो ये देखिए अभी बताते हैं इसका चिपकने का नहीं चिपकने का रीजन क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल साफ से समझिए, ये पूरा जो ब्रह्मांड है इसमें हर कण दूसरे कण पे बल लगाए हुए है कि भाई आ जाओ, दोनों चिपक जाते हैं। लेकिन फिर चिपकता क्यों नहीं है, सवाल तो ये भी आता है। तो उसका भी हम लोग आंसर भी जस्ट देखने वाले हैं, क्यों नहीं चिपकता है। तो दुनिया में जितना भी वस्तु है, जितना भी द्रव्यमान पिंड है ना, इन सब पे हमेशा एक आकर्षण का बल लगेगा। उस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। हम लोग इतना ज़्यादा डेवलप अभी तक में हो चुके हैं 2022 तक में कि हम लोगों ने बहुत चीज़ के बारे में जान लिया है। हमें पता था पहले कि चलो घर ईंट से बना हुआ है, बाद में ईंट पे शोध किए तो पता चला ईंट कण से बना हुआ है, कण में देखे तो प्रोटॉन से बना, एटम से बना हुआ है, एटम में देखे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन में घुस गए तो मेसॉन मिला, मेसॉन में घुस गए क्वार्क मिला। इतना अंदर चले गए हैं, लेकिन हम लोगों को एक्चुअल ये जानकारी नहीं मिल पाया है कि क्यों कोई चीज़ गुरुत्वाकर्षण के कारण चिपकता है, वो बल आता कहाँ से है, इसके बारे में हम लोग नहीं जान पाए हैं। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि एक गॉड पार्टिकल होता है जिसमें वस्तुओं का द्रव्यमान रहता है, उस गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जा रहा है। उसी के ग्रेविटॉन के वजह से ये ग्रेविटी आता है। ये जो चिपकू बल है ना, उस चिपकू बल का रीजन ग्रेविटॉन है। तो फिलहाल तो हम लोग उतना लेवल पे जाएंगे नहीं, हम लोग अपने लेवल पे पढ़ेंगे और चीज़ को समझेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल जैसा कि मैंने बताया कि सोचिए कि ये एक वस्तु है, एक वस्तु ये है, दोनों वस्तु कहीं r दूरी पे रखा हुआ है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि r दूरी पे हो कि बाहर दूरी पे हो, हम तो चिपकेंगे। इसका मतलब ये है कि आप घर में बैठे अपने दिल्ली वाले अंकल को खींच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, मुझे तो नहीं दिख रहा। आप यहाँ बैठे ना चंदा मामा जो है ना उसको खींच रहे हो। आप यहाँ बैठे ना सूर्य भगवान को खींच रहे हो। आप यहाँ बैठे ना वो जो तारा दिखता है ना, सबसे चमकने वाला तारा साइरस, उसको खींच रहे हो।
आप यहाँ पे बैठे अपने पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को खींच रहे हो। क्या बात करते हैं सर, हम तो अब यहाँ से बैठ के तब तो अरुण, वरुण, नेपच्यून, बृहस्पति सभी ग्रह को खींच रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग, हर इंसान दुनिया के किसी भी चीज़ को खींचने का क्षमता रखता है। और आप यहाँ बैठे ब्रह्मांड के उस कोने पे जो कण होगा ना, उसको भी खींच रहे हो। तो सर मिलन कहाँ हो जाता है? हम तो बहुत लोगों को खींच रहे हैं, कहाँ चिपक जाता है? हाँ सर बता दो, ये काहे नहीं होता है? रीजन बताते हैं। दुनिया में ना 4 ही बल है फंडामेंटल। दुनिया में फंडामेंटल 4 ही बल है, आधारभूत जिसको कहते हैं, मौलिक बल, प्राकृतिक बल। वो 4 बल का नाम है, सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हमारा एक आता है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा आता है हम लोगों का प्रबल नाभिकीय बल, एक आता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो इन चारों बल में ना सबसे कमजोर बेचारा गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी दुनिया का ना सबसे निहायती कमजोर बल है ये। इससे दुनिया में कोई बल ही कमजोर नहीं है। बोले सर इतना महान आदमी को आप सबसे कमजोर कह रहे हैं, हम धरती में चिपके हुए हैं इसके वजह से आप कहते हैं कमजोर? ये दुनिया का सबसे कमजोर बल है। रीजन बताते हैं, लेकिन हाँ कमजोरी के साथ साथ फायदा भी है इसका। रीजन बताते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया के किसी भी 2 कणों के बीच में लगेगा, 2 द्रव्यमानों के बीच में लगेगा। लेकिन एक बात होना चाहिए, जिस वस्तु का वजन ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा ना, उसमें वो बल ज़्यादा होगा। यानी ये भी कहा गया है कि जिस वस्तु का, यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं वैसे बहुत सारा पॉइंट लिखने वाला हूँ अभी, जिस वस्तु में ना ज़्यादा मास है उसमें ज़्यादा फोर्स है। इसीलिए आप में ज़्यादा बल होगा कि पृथ्वी में? ये बताइए आपका वजन कितना होगा? एवरेज 40 kg, 40 किलो के लगभग आप होंगे, या 50 किलो? नहीं सर हम तो 30 किलो का है। अरे कोई बात नहीं, हम लोग लगभग 30 से 50 के बीच में किलो का है। पृथ्वी का वजन जानते हैं कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलो, यानी 6 पर 24 शून्य बिठाइएगा ना, इतना पृथ्वी का वजन है। उसके सामना में तो हम लोग तुच्छ हो गए ना जी, नगण्य हो गए, हम लोग को गिना नहीं जा सकता उसके सामने में। इसीलिए पृथ्वी का बल इतना खतरनाक है कि बगल में ना एक मोबाइल रखा हुआ है, हम चाह के भी उसको नहीं खींच पा रहे हैं, क्योंकि हम खींचेंगे थोड़ा जोर से, पृथ्वी इतना ना जोर से उसको खींच के रखा है कि हिल ही नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझिए, ये एक बक्सा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अर्थ है, ई फॉर अर्थ। चलिए आजा भाई, अर्थ ने इस बक्से को इधर खींच के रखा है, ठीक है। यहाँ पे ठहरे आप, है ना, ये आप हो गए प्यारे से बालक, आपने इसको इधर खींच के रखा है। अर्थ का जो मास होता है, वजन होता है पृथ्वी का 6 × 10⁻24 किलो लगभग वजन होता है इसका। और आपका वजन कितना है? लगभग 40 किलो। इस वजन के सामने इस वजन का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए इस पे जो इसके द्वारा बल लगाएगा ना, यदि आप इस पे 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उस पे 50 पर पता नहीं कितना 50 पावर चढ़ जाएगा। इसका बल इतना ज़्यादा है कि वो खुद में चिपका के रखा है, इसीलिए आप खींच ही नहीं सकते हैं। आप ही सोचो कि ये ना लगा रहा है 5 × 10⁻20 न्यूटन का बल, और आप लगा रहे हैं 50 न्यूटन का बल। 5 × 10⁻20 का मतलब समझे ना, 5 पर 20 को शून्य बिठा दीजिए। सपोज करिए, एक्चुअली में होता उतना नहीं होगा, सब उतना होता तो हम लोग का हड्डी गुड्डी गल गया होता, पृथ्वी में चिपक गया होता, ठीक है ना। तो ये जो है इधर खींच रहा है इतना खतरनाक बल से, और हम खींच रहे हैं 50 बल से, तो इसका क्या हैसियत है कि पृथ्वी के बल को तोड़ दे? इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को खींच नहीं पाते हैं, ठीक है ना। और बोलिएगा सर तब तो चंद्रमा पृथ्वी को खींच लेना चाहिए। चंद्रमा में भी तो ढेरी वजन है, पृथ्वी में भी ढेरी वजन है, तो पृथ्वी चंद्रमा को काहे ना खींच लेता है? गोल गोल चक्कर लगाइए रहा है, तो वो भी नहीं खींच सकता है। रीजन बताते हैं, जब भी कोई गोल गोल चक्कर लगाता है ना, तो बाहर की ओर, आप पिछला चैप्टर याद करिए, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब भी कोई गोल गोल चक्कर लगाएगा ना, तो बाहर की ओर एक बल लगाते रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो चाह के भी नहीं चिपक पाएगा। वो चिपकना तो चाहेगा, लेकिन पीछे की ओर जो एक बल लगते रहता है, जिस बल के कारण चिपक ही नहीं पाते हैं। सूर्य पूरे ग्रह को खींच के रखा है, चलो भैया हमले में घुस जाओ सब कोई, लेकिन हम लोग नहीं चिपक पा रहे हैं। क्यों? जब भी कोई वृत्ताकार पथ पे गति करता है, जैसे ये देखिए, ये सन है, इसके चारों ओर सोचिए कि ये अर्थ है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, बहुत तेजी से चक्कर लगा रहा है। तो ये तो एक मास है, ये द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान ही है, इन दोनों में तो हमेशा खींचने वाला बल लग रहा है, तो क्यों नहीं चिपक जा रहा है? रीजन बताए कि जब भी कोई गोल गोल घूमता है ना, इसके पीछे एक बल लग जाता है, और ये बल दोनों ना बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम में होता है
है ना, परिणामी बल इसका ना शून्य हो जाता है इस स्थिति में। इस चक्कर में ये बेचारा ना उधर का रहता है ना इधर का रहता है, चुपचाप अपने त्वरण से घूमते रहता है और दिन रात का अनुभव आपको, ठंडी बरसात का अनुभव आपको दिलाते रहता है। ये था रीजन। इसीलिए ना पृथ्वी गोल गोल घूमते हुए भी चंद्रमा पृथ्वी में नहीं घुस जाती, हम लोग सूर्य में नहीं घुस जाते, ये रीजन है, समझे। अब मेरे ख्याल से आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। मतलब ये दुनिया के हर कोने पे लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंडों के बीच लगता है ना। ब्रह्मांड के जितने भी पिंड है ना, प्रत्येक पिंड के लिए ये बल कामगर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसका थोड़ा थोड़ा कुछ बात समझ लिया जाए। जैसे एक M1 नाम का वस्तु है, द्रव्यमान का पिंड है, एक M2 द्रव्यमान का पिंड है। इन दोनों में भी हमेशा एक आकर्षण बल लगे हुए हैं और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल ही होगा। जैसे आप चुंबक में देखे होंगे, एक साइड से चिपकाते होंगे चिपक जाता होगा, दूसरा साइड करते होंगे तो भाग जाता होगा। तो चुंबक में आकर्षण विकर्षण दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम गुरुत्वाकर्षण बल का बात करते हैं, ये सिर्फ आकर्षण होगा। कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल ना एक दूसरे को धक्का नहीं देगा, चीज समझे। कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को धक्का नहीं देगा, हमेशा खींचेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ये केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल कहने का क्या मतलब है कि पृथ्वी के ये जितना भी वस्तु होता है ना, उसके केंद्र पे लगता है। यानी एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, और बोलिए गुरुत्वाकर्षण बल सर यहाँ से लगाएगा, यहाँ से लगाएगा, यहाँ से लगाएगा। अब सोचिए यदि ऐसा होता, ये इसको इधर खींचते तो इधर गोल घूम जाता, इधर गोल, तो गोल गोल हम लोग घूमने लगते सब कोई। ऐसा नहीं होता है। ये बल ना इसके इस पॉइंट और इसके इस पॉइंट यानी सेंटर पे लगता है, इसीलिए इसको केंद्रीय बल भी कहा जाता है, ठीक है ना। और केंद्रीय बल पे जब भी लगेगा ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन यानी याद करिए क्रिया रेखा जो होगा वो एक समान होगा। यानी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है एक ही क्रिया रेखा पे काम करता है, ठीक है ना, और वस्तु के केंद्र पे काम करता है, इसीलिए इसको केंद्रीय बल कहते हैं। अगला है ये अस्पर्श बल है, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपको क्या बोला कि आप ना यहाँ से सूर्य को खींच रहे हैं, क्या सूर्य को आप टच किए हैं कि नहीं, नहीं सूर्य चच्चा आ जाओ, हम आपको छुए हुए हैं और हम चिपकते हैं, ऐसा कभी देखे हैं? नहीं ना। तो हमने क्या बोला कि आप भी हम पे बल लगा रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं सर जी आ जाओ हमरे में चिपक जाओ, लेकिन नहीं ना चिपक पा रहे हैं। क्यों सर? पृथ्वी ना जोर से खींच ली है। पृथ्वी हमारी माता है, माता बोली बेटा आ जाओ हमारे पास, है ना, माता बोलती है बेटा आ जाओ हमारे पास, इसीलिए हम मम्मी के पास चिपके हुए रहते हैं पृथ्वी में। चलिए, तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे ये बल केंद्रीय बल होगा। दूसरा, इन दोनों बल को लगने के लिए कांटेक्ट होने का कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा पेशी बल, तो पेशी बल होने के लिए ना चीज़ों को छूना पड़ेगा। घर्षण बल कब लगेगा? जब एक वस्तु होगा, एक का सतह दूसरे के सतह से चिपकेगा। तनाव बल, जब भी कोई रस्सी होगा, सोचिए यहाँ पे कोई पत्थर बंधा हुआ है, एक आदमी इस पत्थर को ऐसे करके खींच के इधर ले जा रहा है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा, तभी इस पे बल लगेगा या रस्सी पे टेंशन आएगा, है ना। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें वस्तु को टच होने का जरूरी नहीं है। एक वस्तु यहाँ पे, एक वस्तु यहाँ पे, ऑटोमेटिक बल लगेगा। जैसे चुंबक में आपने देखा है ना, ऐसा एक चुंबक को सटाते हैं तब चिपकने लगता है, नहीं चुंबकीय क्षेत्र में लाई खटाक से चिपक जाएगा, बिना सटे भी चिपक जाएगा। तो चुंबकीय बल हो गया आपका, विद्युत बल हो गया, स्थिर विद्युत बल, आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये सब का सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। यानी इस बल के लिए टच होने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगला है ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। सर ये क्या है इन्वर्स स्क्वायर लॉ? इसको मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा, इस पार्ट में नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें हम समझेंगे ये है क्या, लेकिन इसका मैं प्रूफ दूंगा, हाँ ये होता है। याद रखिएगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई दो वस्तु पे बल लगेगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल, इसका जो दूरी होगा इसके स्क्वायर के रेट से अपोजिट चलेगा। बोलिए क्या मतलब? बोले अभी देखिए फॉर्मूला जब लिखेंगे इसका मतलब समझाएंगे। अब फिलहाल के लिए पॉइंट ध्यान में रख लीजिए कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करेगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ का ये पालन करेगा, ISL, है ना। अब कुछ और फुल फॉर्म ना बना देना बच्चा। अगला है दुनिया का सबसे दुर्बल बल है। जैसा कि मैंने बताया, ये दुनिया का सबसे कमजोर बल है, बेचारा का इससे कमजोर दुनिया में कोई बल ही नहीं है। लेकिन खूबी देखिए, दुनिया का सबसे कमजोर बल है, लेकिन ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने पे लगा हुआ है। और दुनिया का सबसे प्रबल बल पता है आपको क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। लेकिन उसका जानते हैं औकात कितना है? इतनी सा, 10⁻⁻14 सेंटीमीटर। कितना? इतू सा, सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचे जिसके पास बहुत पैसा है उसका औकात बड़ा होगा, औकात तो कम पैसे वालों का भी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ना सबसे कमजोर बल है, लेकिन इसका औकात ब्रह्मांड के उस कोने तक है। लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक बल है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। औकात कितना? इतू सा,
इसीलिए ज़्यादा पैसे वाले में औकात नहीं होता, ये सोच लेना आप। हाँ, ये बल भी बताता, प्रकृति हमें बताती है ये चीज़। नेक्स्ट, ये संरक्षी बल है। सर संरक्षी बल किसको कहेंगे? पक्षी बल, संरक्षी बल है, इसको कहा जाता है। संरक्षी बल को आप ऐसे समझिए, इसको यहाँ पे देखिए, मैं समझाता हूँ कहाँ पे एक्सप्लेन को, यहाँ पे देखिए। संरक्षी बल हम वैसे बल को कहेंगे जिस बल के विरुद्ध किया गया काम कभी बर्बाद नहीं होगा। कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, कंजर्वेटिव फोर्स। अभी हर चीज़ का इंग्लिश भी समझेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सर? संरक्षी बल किसको कहेंगे? एक ऐसा बल जिसके विरुद्ध में किया गया काम कभी बर्बाद नहीं होता है। जैसे क्या सर, बताइए उदाहरण। अब देखिए, ये चौक है, दिख रहा है आपको वहाँ से, इसको मैंने ऐसे उठाया, कुछ तो काम किया। हाँ सर किया, आपने बहुत काम किया, मैंने तो देखा। अभी यहाँ पे था, इसको मैं उठा के यहाँ लाया, मैंने कुछ काम किया, बल लगाया, विस्थापन तय हुआ, एफएस, यानी काम हुआ। अब आप ही बताइए, यहाँ से यहाँ करने में काम जब हुआ तो वो काम दिख कहाँ रहा है? वो काम इसमें दिख रहा है, इस चौक में वो काम ना फिक्स हो गया है। अब जैसे हाथ हटाएंगे वो वापसी वहीं चला आएगा। यही बोला था, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जो काम करते हैं ना, वो वापसी हमको बर्बाद नहीं होता है। आप एक ईंट को उठा के ले गए हैं ना ऊपर छत पे, आप एक ईंट को घर से उठा के छत पे लेके चले जाओ, आपने कुछ काम किया, काम कहाँ दिख रहा है सर? वो ईंटे में ना काम जमा हो गया है। आगे धीरे धीरे समझोगे आप कैसे काम जमा होता है। इस ईंट में ना काम जमा हो गया है। अब जब भी वो ईंट वहाँ से गिरेगा ना किसी के सर पे, आपका काम दिखाई देगा, लाल कलर का काम दिखाई देगा आपका। याद रखिए, संरक्षी बल वैसे बल को कहते हैं जिसके विरुद्ध में हम काम करते हैं, वो बर्बाद नहीं होता, जमा हो जाता है। आपने यहाँ से यहाँ ले जाने में काम किया है ना, वो काम जमा है। आप जैसे छोड़ो वापसी वो काम दिखाई देगा, जहाँ था वहीं आ जाएगा। इसे कहा जाता है संरक्षी बल, ठीक है ना। और हालांकि संरक्षी बल के बारे में और भी बहुत सारे डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। 11th में पूरा संरक्षी बल का कॉन्सेप्ट भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इतना चीज़ फिलहाल समझा। अब कुछ और बात समझिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, थोड़ा खचरा बल है। बोले खचरा बल मतलब क्या? अब देखिए, जैसे जैसे दूरियां बढ़ाइएगा गुरुत्वाकर्षण बल घटते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना जोर से इस बोर्ड को खींच रहे हैं उतना जोर से आपको नहीं खींच रहे हैं। काहे सर? हमसे गुस्सा है हमसे नहीं। देखिए, बोर्ड हमसे एकदम नज़दीक में है, तो जब हम और बोर्ड नज़दीक में है तो दूरियां हम दोनों का कम है। हम दोनों का दूरी कम है ना, तो बल ढेर लगेगा। और आप हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए आप में हमें बल थोड़ा कम लगेगा। अरे बुझे? नहीं सर, ऐसे नहीं बताइए, कोई और तरीका बताइए। समझिए इस चीज़ को। गुरुत्वाकर्षण बल ना दूरी बढ़ने के साथ साथ घटेगा। रीजन क्या है कि आप चुंबक को कभी ले जाके देखें, चुंबक में जैसे जैसे पास लाइएगा ना, चुंबक एकदम चिपकना चाहेगा एकदम जोर से, लेकिन जैसे जैसे दूर ले जाएगा बेचारा एकदम बोले हो भाई आप नहीं चिपकेंगे, छोड़ो कल चिपकेंगे। अब तो हम क्या समझ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी चुंबक बल की तरह ही है। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे स्पीड हो जाएगा, ज़्यादा बल लगेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे बल कमज़ोर होते जाएगा। यानी इसका अगला पॉइंट यदि बनाया जाए, पॉइंट नंबर 7, तो ये क्या कहेंगे, यह बल दूरी पर निर्भर करता है। दूरी पर निर्भर करता है। निर्भर करना मतलब मैंने समझाया कि दूरी बढ़ने से बल घटने लगेगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। चलिए 8वां नंबर पॉइंट एक और बताते हैं। थोड़ी देर पहले बताए थे ना, जिसका वजन ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा ना, जिसका वेट ज़्यादा होगा ना, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। जिसका ज़्यादा द्रव्यमान हो, जो जितना ज़्यादा बड़ा पिंड होगा ना, उसमें ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इसका मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल आकार पर निर्भर करता है। यानी यह बल पिंड के आकार पर निर्भर करता है। आकार पर निर्भर करता है, ठीक है ना। चीज़ों को समझा आपने। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट मारो, मैं इसको मिटाऊंगा और अब इस चीज़ को और बढ़िया से समझेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने बस फील किया है गुरुत्वाकर्षण बल है क्या और कितना इसका क्या पॉइंट वगैरह है। अब समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। थोड़ा फॉर्मूला भी देखते हैं। फॉर्मूला भी ना जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण बल का डेफिनेशन क्या लिखोगे, ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड, दो द्रव्यमान वाले ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे पे एक चिपकू बल लगाए हुए है, एक आकर्षण बल लगाए हुए है। इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होगा। यह एक केंद्रीय बल है, ये अस्पर्श बल है, असंपर्क बल है। यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह दुनिया का सबसे कमजोर बल है। यह बल संरक्षी होता है। दूरी बढ़ने के साथ बल घटेगा, द्रव्यमान पर यह बल निर्भर करेगा। इतना चीज हम लोगों ने समझा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अब इसको मैं मिटाता हूं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, बोर्ड हो गया साफ। अब समझते हैं इस बल के संबंध में न्यूटन दादा ने दो कॉन्सेप्ट बताया, हमें दो पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि ये जो बल है ना, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। चीज को समझते हैं, पहले लिखते हैं। यह बल द्रव्यमान के, द्रव्यमान के
गुणनफल का समानुपाती है, समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ ये बल जो होगा ना, जैसे इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा यानी m1 गुना m2 जो होगा इसका समानुपाती होगा। यानी दोनों बल का गुणनफल बढ़ेगा ना तो बल भी बढ़ेगा। समानुपाती मतलब आप बढ़ें तो हम भी बढ़ें, एक दूसरे पे निर्भर। जैसे आप जैसे जैसे बढ़ोगे हम वैसे वैसे बढ़ेंगे, आप जितना पढ़ोगे हम उतना वीडियो बनाएंगे। ये समानुपाती हुआ, समझ रहे हैं ना? समानुपाती मतलब हुआ कि हम बढ़ें तो आप भी बढ़ें। यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में 2 सेंटेंस मुख्य रूप से फेमस सेंटेंस बताया गया है कि पहला, यह बल द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होगा। यानी द्रव्यमान का गुणनफल बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, द्रव्यमान का गुणनफल घटेगा तो बल भी घटेगा। ठीक, थोड़ी देर पहले वैसे मैंने बताया कि आकार पर निर्भर करेगा। दूसरा एकदम इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बताया, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर ए, कोई तकलीफ समस्या परेशानी तो नहीं होगा। दूसरा कहता है कि यह बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बोलिएगा सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, यहाँ पे देखिए तो इन दोनों के बीच का दूरी r है। तो मैंने कहा कि ये बल जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, यानी 1/, किसके? दूरी के वर्ग का। पढ़िए, दूरी के वर्ग का, वर्ग माने स्क्वायर। तो दूरी क्या है? r है, तो r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? 1/3। कैसे? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, यानी 1/3 हो जाएगा। इस तरह बोलेगा दूरी का व्युत्क्रमानुपाती 1 दूरी, कहेगा दाब का व्युत्क्रमानुपाती 1 दाब। अब मेरे ख्याल से व्युत्क्रमानुपाती समझ रहे होंगे। कह रहा है कि यह बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। 2 सेंटेंस बताए इन्होंने, और इस दोनों सेंटेंस को यदि देखा जाए, ये भी f के इक्वल में है, ये भी f के इक्वल में, यानी f इज इक्वल टू ये दोनों, कह सकते हैं ना। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं। यहां पे देखिए, हम कह सकते हैं, इसका नाम देते हैं समीकरण ए है तो इसको बी लिखते हैं, 2 नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, हम कह सकते हैं समीकरण ए एवं बी से, समीकरण ए एवं बी से। ए क्या कहता था कि f जो होगा वो समानुपाती होगा m1 m2 के, और b कहता है f व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r², यानी 1/r² करेंगे तो यहाँ पे r² आ जाएगा नीचे। सर r का तो मुँह कान बदल दिए, यहाँ पे छुटकी कैसा ना r था वहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, क्या r है। ठीक है, अब लीजिए आपके डिमांड पे वही कर देते हैं, नहीं तो परेशान हो जाओगे, सर r काहे बदल दिए। चलिए, तो यही होता है, f जो होता है ना समानुपाती होगा द्रव्यमान के गुणनफल के, व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के। ये 2 सेंटेंस बस याद रखना गुरुत्वाकर्षण के संबंध में आपको। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि ये जो समानुपाती है ना, इसको हटाना पड़ेगा हमको सवाल बनाने के लिए। तो इसको हटा करके एक सिंबल लाया गया, एक कांस्टेंट लाया गया जी फॉर गौतम, नहीं जी कोई और है, अभी बताते कौन है। इसके बाद जो लिखा है लिख दो, m1 × m2 बट्टा r का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल का यही फॉर्मूला है कि g m1 m2 बटे r²। समझ में आया इतना? समझ में आया ना। ये बोले सर ये g है कहाँ से, कौन आया, कहाँ से आया जी। देखिए हुआ क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्ट बराबर लिख देते ना, तो देखिए g के बारे में मैंने एक बार और पहले भी बताया था, जब f बराबर m में प्रूफ कर रहा था तो k आया था, है ना। समानुपाती हटा के मैंने k का इस्तेमाल किया था। k हो या g हो या रो हो या कुछ भी, बहुत सारा आपको आगे चल के कांस्टेंट दिखेगा। वो क्यों लाया जाता जानते हैं? 2 वजह से। एक, तब जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं वो वैल्यू, और जो क्या कहते हैं थ्योरी बनाते हैं वो वैल्यू जब इक्वल नहीं आता है ना, तो बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ गुणांक लगा दिया जाता है। कि हमेशा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सोचिए कि हम एक एक्सपेरिमेंट किए, इसको यहाँ से छोड़े ना, हाथ पे टकराया ना, तो हाथ का चोट नापे तो 20 न्यूटन का चोट लगा। अब वही फार्मूला का इस्तेमाल करके कर रहे हैं ना, 2 न्यूटन का चोट लग रहा है। बोले अब फार्मूला से 2 न्यूटन लगा, एक्चुअल में 20 न्यूटन लग रहा है, दुनिया कैसे मानेगा। तो हम फार्मूला में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो अब 2 दही 20 हो जाएगा। अब फार्मूला में भी 20, एक्चुअल में भी 20। एक तो ये कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ खोजा आ जाए, तो इस जी में छेड़छाड़ करके, अब देखिए द्रव्यमान तो m1 m2 फिक्स होगा 10 किलो 5 किलो, r तो 2 मीटर 3 मीटर फिक्स होगा।
एक ये लगाया जाएगा। इसमें आगे चल के हो सकता है कोई और कुछ नया वैज्ञानिक खोज ले तो इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव कर दिया जाए। और बोलिएगा सर इस जी का मतलब क्या होगा, सवाल में बनाएंगे क्या, जी का मान कितना होगा। एक वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश नाम के, उन्होंने एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड बॉल का, है ना। आगे चल के बताएंगे इसका स्टोरी इसी चैप्टर में। उन्होंने बताया बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके जी का वैल्यू निकाला। उन्होंने बोले ये जो जी का मान होगा ना, ये होगा 6.67 गुना 10 पर पावर -11 और इस जी का यूनिट लिखा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर कहाँ से याद होगा इतना बड़ा वैल्यू, 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नहीं याद होगा, हमको भी नहीं होता था, हम उपाय लगाते हैं। अब देखिए इस 6.7 के बदले में ना जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा 20/3 का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि 20 में जब 3 से भाग दीजिएगा ना, 20 में जब 3 से देखिए 3 छाके 18 आया, कितना 2 नहीं खाएगा दशमलव आया 0, 3 छाके 18 फिर से 2 फिर से छाके 18 मतलब 6.6666 आते रहेगा तो हम इसी को लिख देंगे 6.67 लिख देंगे। तो देखिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक के नहीं है, तो हम इसके बदले में क्या 20/3 नहीं लिख सकते हैं, तो हम ज़्यादातर टाइम में यूज करेंगे 20/3 गुना 10 पर पावर -11। अब वो तो अभी निकाल के दिखाएंगे, वो ऐसे नहीं लिखे, अभी निकाल के दिखाएंगे कि हाँ सर जी वो होता है। तो ये हो गया जी का मान आपका। लेकिन आपको कोई पूछेगा ना जी का मान बताओ तो आप उसको ही बताइएगा, नहीं तो आपको बोलेगा अच्छा बताओ बेटा कितना साल का हुआ, बोलना हम ना 15 के स्क्वायर में 15 से भाग दे दीजिएगा ना, उतना साल के हुए हैं। क्या पागल बच्चा है क्या, घर कहाँ है, मेरा घर ना जब भारत देश में पहुँचिएगा ना तो बिहार के फलाने कोने पे होगा। अरे भाई जिला का नाम डायरेक्टे बताओ, फलना जिला में है ना। तो इसीलिए ये 20/3 बोले भाग लगा के देख लो, जितना आता है उतना ही होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक्चुअल वैल्यू बताना है 6.67 और इसके बाद भी 3 भी लिखा जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है जी का मान। सर क्या करेंगे उस जी के मान का अचार डालेंगे, नहीं अभी देखते हैं। जब भी हम सवाल बनाएंगे ना, ई दिया होगा 10 किलो, ई दिया होगा 20 किलो, ई दिया होगा 2 मीटर, तब यहाँ ये होगा तब ना फॉर्मूला, मतलब हमको एफ का वैल्यू आएगा फलना न्यूटन चिलना न्यूटन। तो न्यूटन लाने के लिए इसका मान रखना पड़ेगा, तो इसका ये मान हम लोग रखेंगे। बुझे नहीं बुझे, अरे बुझ गए होंगे। तो इस चीज़ को भी आप लिख लीजिए, यही होता है आपको प्रूफ पूछा जाएगा F बराबर ma, ये जो F बराबर Gm1 m2/r² था इसका प्रूफ करो। तो आप बस ये लिखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का डेफिनेशन दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा माना m1 द्रव्यमान का कोई वस्तु है एवं m2 द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसके बीच का दूरी r है। हम जानते हैं कि यह बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती m1 × m2। इक्वेशन भैया ए। पुनः हम जानते हैं कि यह बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r²। इसका नाम दे दिए समीकरण बी, लिख दीजिएगा समीकरण ए तथा बी से 1 तथा 2 से F समानुपाती, ये F होगा समानुपाती होगा m1 m2/r² के। उसके बाद इस चीज़ को हटा के कांस्टेंट लाएंगे, जिस कांस्टेंट का वैल्यू इतना होगा। बस आपको ऐसे कर देना है। अब बोलिए सर ये क्या है r²? इसी को कहा था इन्वर्स स्क्वायर लॉ। हिंदी में क्या बोले थे, कुछ तो लिखे थे ना, मैं भूल गया था। उत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम या उत्क्रम वर्ग नियम, एक ही होता है उत्क्रम वर्ग नियम। मतलब क्या कह रहा है, यदि इस बल को आप बढ़ाइएगा ना तो दूरी स्क्वायर के रेट से घटेगा। यानी आप यदि 2 मीटर का दूरी बढ़ा रहे हैं, 2 मीटर का दूरी बढ़ा रहे हैं तो बल ना 4 गुना कमी से घटेगा। दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा ना। आप यदि 2 मीटर का दूरी बढ़ा दीजिएगा ना तो बल 4 गुना घट जाएगा। आप यदि 4 मीटर का, है ना, 4 मीटर का दूरी क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, दूरी घटा रहे हैं, तो 4 चौके 16 गुना बल बढ़ जाएगा। यही हुआ इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब, कि यदि आप इसको 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो 4 गुना घटेगा। समझे ना इन्वर्स स्क्वायर लॉ किसको कहेंगे। तो एक बार आप छपाई क्रियाक्रम को स्टार्ट करें और बोर्ड को बिना देखे एक बार बना दें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें बहुत ही धमाल मचाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए तो एक बार देख लिया जाए कि सर एक फॉर्मूला पे सवाल बना के दिखाइए। ये देखिए एक ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, इसका वजन है 6 kg। ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु ये है, इसका वजन है 9 kg, ठीक है। इन दोनों के बीच का दूरी जो है ना 1 मीटर है। इन दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर है। बोले बल निकालो कितना होगा, तो हम लिखेंगे m1 बराबर 6 kg, m2 बराबर 9 kg। सर हम उसको m1 नहीं बोल सकते, आपका मन, आप उसको बोलो इसको बोलो, है ना। r बराबर
1 मीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो लिखेंगे F बराबर G m1 m2 बटा में आर स्क्वायर। तो G का वैल्यू होगा 20/3 गुना m1 कितना है जी 6 है, 6 गुना m2 कितना है 9 है ना। बोलिए 20/3 के बाद सर 10 पर पावर -11 जो था उसको बाद में लिख देते हैं। 10 पर पावर -11 बटे आर स्क्वायर। आर बताइए कितना है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। काटिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पर 1 शून्य गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन। तो एफ का मान कितना आ गया 360 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन। हम बोले थे ना ये बल इतना ना कमज़ोर होता है। आप ही बताइए 36 न्यूटन 360 न्यूटन आता तो सोचते, गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब हुआ 360 में ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना से भाग दे दीजिए। अब करके देखिए कितना आएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंक पहले दशमलव लिखिएगा। लिखते हैं 36 आएगा, दशमलव दिए 1 2 3 4 5 ऐसे लिखाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना न्यूटन। बताइए 0 के बाद वहाँ तक गया है। इसीलिए ना आप अपने घर में अब सोचिए महसूस भी नहीं हो सकता है। 0.01 के बाद कोई चल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नहीं भाई कुछ वैल्यू ही नहीं है। यहाँ देखिए 0.00000000003 है। इसका मतलब समझते हैं एकदम में नहीं के बराबर है। इसीलिए आपके घर में एगो 9 किलो का वस्तु रखा होगा, एगो 6 किलो का वस्तु होगा 1 किलो पे, तो क्या सोचिए चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा। इस चीज़ का मतलब ये हुआ। बोले सर ऐसा ही सवाल होगा? सब सवाल ऐसे नहीं होगा, सब सवाल ऐसा ही होगा। आपको m1 दे देगा, m2 दे देगा, r दे देगा, आपसे बोलेगा नूनू निकालो जी का f का मान। जी का तो मान पता ही है सर, एक और दीजिए। तो अब जैसे देखिए कभी कभी नहीं ये हो दे देगा कि 6 गुना 10 पर पावर 4 kg है, 6 गुना 10 पर पावर 4 kg है, यानी ये दे देगा 9 गुना 10 पर पावर 3 kg है। अब बताओ कितना बल लगेगा? तो आप बना के कमेंट कर दो सर कितना होगा। वीडियो रोको, बनाओ, देखते हैं आंसर मिलता है। रोका? हाँ बना रहे? अरे बनाओ ना जी। बना रहे सर? हाँ बना गया। अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे F बराबर जी का वैल्यू इतना 10 पर पावर -11 जी m1 m2। m1 कितने हैं 6 गुना 10 पर पावर -11 गुना m2 कितना है? m2 है 9 गुना 10 पर पावर, है ना, 9 गुना 10 पर पावर सॉरी -11 कहाँ से दे दिए? 4 था ना, ये 4 था। देखना बच्चा गलती नहीं हो जाए, 4 था, है ना। 9 गुना 10 पर पावर 3 है, 9 गुना 10 पर पावर 3 बटे आर स्क्वायर। आर कितना है दोनों के बीच का दूरी? 1 के मीटर है, तो 1 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। काटो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 जाएगा। अब देखिए जब आधार समान है तो गुना में पावर जुटता है। 10 पर पावर 3 4 कितने होगा? 10 पर पावर 7। ये है यहाँ कितना 10 पर पावर -11 गुना इधर कितना बच गया? देखिए 2 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 दूनी 18 दूनी 36, 360 गुना 10 पर पावर इतना बच गया ना। तो इसी को हम लिख सकते हैं, जब यहाँ पे माइनस है अब आधार समान है तो गुना में पावर जुटेगा, तो -11 में 7 जुटेगा तो -4 बचेगा, यानी 360 गुना 10 पर पावर -4 न्यूटन। तो देखिए एगो वस्तु लिए हम 6000 किलो का, एगो वस्तु लिए हम 6000 हुआ, 6 पर 4 शून्य हो गया ना, 6 पर 1 2 3 4, यानी एक वस्तु लिए 60,000 किलो का, एक वस्तु लिए 9000 किलो का, तब भी बल हमारा माइनसे में रह गया। समझ रहे हैं? तब भी बल हमारा माइनसे में रह गया। और बड़ा वस्तु आपको लेना पड़ेगा तब 1 आध न्यूटन का बल दिखाई देगा। ठीक है ना। ये था हमारा इसका इस्तेमाल फॉर्मूला का। अब देखते हैं कि सर इस जी का जो आपने अभी कहाँ गया, ये जो जी है आपने इसका यूनिट लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, निकाल के दिखाना जरा सा, वेट करो अभी दिखा रहे हैं। अब दिया गया है कि हमको जी का यूनिट निकाल के बताइए। सर न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अरे इतना न्यूमेरिकल बनाएंगे ना आप परेशान हो जाओगे। पहले पढ़ तो लें चैप्टर को, पहले पढ़ लेते हैं फिर बनाएंगे अंतिम में। ठीक है ना। अब साथ ही साथ बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो बच्चा पूरा वीडियो सीखने आया है उसको समझ में नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल के लिए आप लास्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए यूनिट ऑफ जी, कैसे जी का आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख दिया था। चलो देखते हैं। हमने क्या बताया, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। m क्या है? 2 द्रव्यमान है, r दोनों के बीच का दूरी है। चलिए हमको g चाहिए, इधर r गुना में इसको इधर भगाइए तो f r स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या बचा? g m1 इंटू m2 बचा। ठीक है ना। अब हमको g चाहिए, इन दोनों को इधर भगा दो तो क्या बन जाएगा? g बराबर बचेगा f r स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अब कोई बच्चा बोलिए सर आप इधर भगा रहे थे उधरे भगा दिए,
अरे कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लाए, जी को साफ करके लिख लिए हैं। अब इस पे फॉर्मूला हम लोग यूनिट इसका लिख देते हैं। तो जी का यूनिट हमारा क्या निकल जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आर मतलब दूरी है, दूरी का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बटा है तो बटा देंगे, है ना, बटा है तो बटा देंगे। केजी गुना केजी तो हो जाएगा केजी का स्क्वायर, यही तो बोलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आ गया यूनिट इसका भी, सिंपल सा था। ये था आपका हमारा, इसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और गुरुत्वाकर्षण बल ना पूरे दुनिया में लगने वाला बल है, सार्वत्रिक बल है ना, इसीलिए इसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। दुनिया के हर जगह ना ये जो जी का वैल्यू हो ना उतना ही लगेगा, सार्वत्रिक वैल्यू है ये भी, ठीक है ना। तो ये था हम लोगों का गुरुत्वाकर्षण में छोटा मोटा सा चीज़ समझने लायक का। अब हम लोग इसमें बहुत सा बड़ा बड़ा चीज़ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसमें बहुत सारा यहाँ पे बगल से आपको आवाज़ आ रहा होगा। दूसरा आपको पता, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें, इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, अपलोड करके थक गया वो वीडियो, पता ही नहीं क्यों अपलोड नहीं हुआ। लगभग 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बनाया था, बहुत लंबा दूर तक मैंने खींच दिया था उसमें, है ना। बाद में मैंने देखा ना वीडियो एडिट भी करने में कम से कम 3 दिन 4 दिन लग गया एक वीडियो बनाने में, अपलोड करके थक गया, जैसा कि मैंने नोटिस भी दिया होगा, अपलोड ही नहीं हुआ वो वीडियो, तो दोबारा मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा पसंद आया हो ना वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। और उस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या सही आया था तो कमेंट में एक बार कर देना, यस सर मेरा आंसर सही था, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।